नमस्कार दोस्तों। आज हम एट्थ लॉर्ड के बारे में बात करेंगे कि एट्थ लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में क्या रिजल्ट देता है। एट्थ लॉर्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि एट्थ लॉर्ड की एट्थ हाउस की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस होती है। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर इसको लेके थोड़ा सा डर का माहौल पैदा करते हैं, थोड़ा सा इसको लेके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। एट्थ हाउस हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है, एट्थ हाउस हमेशा बुरे रिजल्ट नहीं देता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा कि आपका 8वां लॉर्ड कौन-सा है, उसके नक्षत्र क्या है, वो कहाँ पे जाके बैठा है, क्या वो एक फंक्शनल मेलेफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है, क्या आपके हॉरोस्कोप के लगन के लिए उसको वो बेनिफिक है, मेलेफिक है, फ्रेंड है या एनिमी है। ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करके हम बता सकते हैं कि 8th लॉर्ड आपके हॉरोस्कोप में अच्छा है या बुरा है। मगर 8th लॉर्ड की सिग्निफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। एट लॉर्ड को अगर मैं सिंप्लीफाई करके समझाऊं, मैं कुछ शब्दों में समझाऊं तो ये सीक्रेट हाउस है। ये एक ऐसा हाउस है जो हर चीज में सीक्रेसी को इंडिकेट करता है। अब ये सीक्रेसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें दिखाता है, मगर पहले हम सीक्रेसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये दिखाता है कि आपके सीक्रेट रिलेशन होंगे या नहीं होंगे, आपके कोई सीक्रेट एनिमीज होंगे या नहीं होंगे, आपको कोई सीक्रेट डिजीज होगी या नहीं होगी। यहाँ पे सीक्रेट डिजीज हो सकता है कि आपके सेक्सुअल ऑर्गन को रेफर कर रहा हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसी डिजीज हो जो कि बहुत ही अनकॉमन हो। ये हाउस सीक्रेसी के अलावा ये भी दिखाता है कि आप रॉयल्टीज में या रिसर्च में इनकम कर सकते हैं कि नहीं। अगर कोई इंसान LIC में काम करता है, अगर कोई इंसान रॉयल्टीज से इनकम कमाता है तो उसका 8th हाउस स्ट्रांग हो सकता है। अगर कोई इंसान रिसर्च वर्क में है तो भी उसका 8th हाउस स्ट्रांग हो सकता है। 8th हाउस की एक अच्छी सिग्निफिकेशन ये भी होती है कि ये आपकी लॉन्जिटिविटी को दिखाता है, यानी कि एक इंसान की कितनी लंबी उम्र हो सकती है। अगर आपका 8th लॉर्ड स्ट्रांग है तो ज़रूरी नहीं है ये बुरा हो सकता है वो आपकी एक लंबी उम्र भी दिखा रहा हो। इसलिए 8th लॉर्ड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं। ये जो मैंने आपके साथ सिग्निफिकेशन डिस्कस करी हैं, ये इसकी मेजर सिग्निफिकेशंस में आ जाती हैं। इसके अलावा माइनर सिग्निफिकेशंस में हमारा आ जाता है कि ये हमारे क्रॉनिक डिजीजेस को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आप एग्रीकल्चर से कितनी इनकम कमा सकते हैं, क्या आप लैंड के थ्रू कोई इनकम कमा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सिग्निफिकेशंस भी आ जाती है जो हमें केस टू केस बेसिस पे देखनी पड़ेगी। इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका 8th लॉर्ड कितना स्ट्रांग है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है और आपके लिए बेनिफिक है तो आपको हर चीज में अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वो मेलेफिक है और स्ट्रांग है तो आपको हर चीज में बुरे रिजल्ट दे सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो कैसी उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वो अच्छा है, बुरा है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी। मगर जनरली अगर हम रिजल्ट्स को कंसिडर करेंगे तो कुछ हमारे रिजल्ट जो हैं वो कॉमन रहेंगे। जो हमें ये देखना होगा कि आपका 8th लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है। तो शुरू करते हैं हम 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। अगर आपका 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे केस में आपको डिजीजेस रह सकती हैं और ये एक पॉवर्टी भी कॉज कर सकता है। आप ये समझ के चलिए कि आपकी हर चीज में हर्डल आएगा। जैसे 8th लॉर्ड 8th हाउस एक गड्ढे को रिप्रेजेंट करता है, हर चीज में, हर काम में आप एक गड्ढे में फंस जाएंगे। ये आपकी हेल्थ के साथ साथ, आपकी वेल्थ के साथ साथ आपकी फैमिली को भी इफेक्ट करेगा। ये आपको बहुत ज्यादा सीक्रेटिव बना सकता है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। 8th हाउस हमारा ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर की वेल्थ कैसी होगी, क्योंकि ये आपके 7 से सेकंड होता है। तो यहाँ पे आप ये भी समझिए कि ये आपकी पार्टनर की वेल्थ आपके पास लाके रख रहा है। यानी कि अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड जो कमाते हैं वो डायरेक्टली आके आपको दें। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि जो आपकी वाइफ कमाती है वो आप कंट्रोल करें, वो आपके पास आके सारे पैसे जमा करें। ये हमारे इन लॉज को भी दिखाता है कि हमारे इन लॉज कैसे होंगे। तो अगर आपका 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठा है तो जो आपके इन लॉज हो सकता है वो आपके बहुत क्लोज हो, मगर अगर ये मेलेफिक हो जाए तो हो सकता है वो आपको डोमिनेट भी करें। इस केस में थोड़ा सा ये नेगेटिव हो जाएगा, खास करके फीमेल्स के केसेस में, क्योंकि फीमेल्स के केसेस में अगर आपके इन लॉज आपको डोमिनेट करेंगे हो सकता है आप अनकंफर्टेबल हो जाए। इसमें हमें ये देखना होगा कि आपका 8th लॉर्ड क्या आपके लगन के साथ फ्रेंडली है या नहीं है।
अगर वो फ्रेंडली नहीं है तो आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट कॉज़ कर सकता है अगर वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। ओवरऑल बहुत अच्छी पोज़ीशन नहीं है, काफ़ी हर्डल्स कॉज़ करती है, डिज़ीज़ेज़ कॉज़ करती है, आपके वेल्थ में प्रॉब्लम डालती है, तो मैं इसको ओवरऑल एक थोड़ा मेलेफिक पोज़ीशन ही मान के चलूँगा। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जिसके अंदर आपको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, ख़ास करके टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जिसमें खाना-पीना एक इंसान का बहुत अच्छा नहीं होता है। हो सकता है आपको लाइफ़ लॉन्ग ये प्रॉब्लम रहे, हो सकता है उस प्लैनेट की दशा में ये प्रॉब्लम आए, जब आपके 8th लॉर्ड की दशा आ रही है, अगर वो आ रही है तो। मगर 8th लॉर्ड की एक और सिग्निफिकेशन है जो हमने शुरू में डिस्कस नहीं करी थी, जो कि है इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आपकी वेल्थ को इनहेरिटेंस से ये बहुत ज़्यादा टाई अप कर देता है। यानी कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली में सोल चाइल्ड हो, इकलौते बेटा या बेटी हो सकता है आपके रिश्तेदार या कोई और आपके नाम पे कोई चीज़ छोड़ जाए। यानी कि इनहेरिटेंस से आपकी वेल्थ में काफ़ी गेन आएगा। 8th हाउस हमारा सडन गेन, सडन लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे केस में अगर आपने कोई वेल्थ गँवाई है, आपने शेयर मार्केट में, स्पेक्युलेशन में या कोई आपने बुरी इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसमें आपकी वेल्थ को लॉस हुआ है, तो उसको वापस गेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी कि बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपको वेल्थ वापस मिले। ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपकी फैमिली को भी इफ़ेक्ट करती है, यानी कि जो आपकी फैमिली होगी उसमें बढ़ोतरी में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आगे आपकी संतान ना हो या कुछ प्रॉब्लम के बाद आपकी फैमिली एक्सपैंड हो सकता है मेडिकल आपको इंटरफेरेंस, कुछ आपको आईवीएफ या ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। यहाँ पे आपके जो पार्टनर की वेल्थ है, वो फिर से आपके वेल्थ के हाउस में जाके बैठ गई है, यानी कि जो आपके पार्टनर कमाएँगे, वो आपके ऊपर खर्चा भी कर सकते हैं, मगर आपको डायरेक्टली आपकी वेल्थ में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। वो आपकी वेल्थ में इतनी एडिशन कर रहे हैं कि आपके वेल्थ के हाउस को उसका बेनिफिट होगा। यहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखनी है कि क्या वो आपके लगन के लिए मेलेफिक है या बेनिफिक है। क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है, बुरे रिजल्ट्स भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि आपका 8th लॉर्ड कैसा है। इसमें हमारे दोनों चीज़ें हमें फिर से देखनी है, एक तो नेचुरल हमें देखना है कि वो कैसा है, यानी कि क्या वो नेचुरली बेनिफिक है, जुपिटर है, आपका मरकुरी है, आपका कौन-सा प्लैनेट है। मगर हमें साथ-साथ ये भी देखना है कि वो लगन को अपना क्या मानता है, दुश्मन मानता है, दोस्त मानता है, लगन लॉर्ड के साथ उसकी फ्रेंडशिप कैसी है। इसमें हमारी पंच मैत्री फ्रेंडशिप भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुरी पोज़ीशन नहीं है। कुछ चीज़ें इसकी नेगेटिव है, मगर मैं इसको एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा न्यूट्रल, स्लाइटली नेगेटिव इसको हम कह सकते हैं, अगर आपका 8th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 8th लॉर्ड 3rd हाउस में। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जिसमें आपकी लॉन्जेटिविटी काफ़ी बढ़ा देता है। यानी कि अगर आपका 8th लॉर्ड 3rd हाउस में जाके बैठा है, तो आपकी जो आयु का लॉर्ड है, वो सूक्ष्म आयु में जाके बैठा है, क्योंकि ये 8वीं पोज़ीशन है 8वें घर से। तो इस केस में आपकी एज को, आपकी लॉन्ग लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, अगर ऐसी पोज़ीशन बन रही है। मगर जहाँ ये आपके लिए अच्छा है, वहीं ये आपके फादर के लिए और इवन आपके सिबलिंग्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यानी कि अगर आपका 8th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, तो हो सकता है कि आपके फादर के साथ थोड़ी आपकी एनिमिटी हो। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आपके फादर आपके लिए कोई हर्डल कॉज़ करे, हो सकता है आप उनके लिए कोई हर्डल कॉज़ कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे हमारा एस्पेक्ट डायरेक्टली 9th हाउस पे आ जाता है और ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ये आपके लक को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, मगर ज़्यादा आपके फादर को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीव आ जाता है, यहाँ पे एक लिविंग एक एक इंसान आ जाता है जिस पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओवरऑल बहुत अच्छी पोज़ीशन तो नहीं है, आपको प्रॉब्लम कॉज़ करती है इवन शॉर्ट जर्नीज़ में। यानी कि अगर आप आस-पास कहीं जा रहे हैं, कोई काम से जा रहे हैं, तो चांसेस ये ऐसे बना देती है कि वो काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। मैं इसको ओवरऑल नेगेटिव पोज़ीशन ही कहूँगा, मगर ये मोस्ट नेगेटिव पोज़ीशन नहीं है, मगर काफ़ी नेगेटिव पोज़ीशन है अगर आपका 8th लॉर्ड 3rd हाउस में जाके बैठा है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 8th लॉर्ड 4th हाउस में। एक ऐसी पोज़ीशन है जो आपकी मदर के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे केस में मदर की अर्ली डेथ भी हो सकती है या फिर मदर से हो सकता है आप सेपरेट हो जाएँ। यानी कि हो सकता है कि जब आपकी 8th लॉर्ड की दशा आए, उस टाइम पे आप अपने होमलैंड से दूर चले जाएँ। आप किसी स्टडीज़ के पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से अपनी मदर से दूर हो जाएँ। मगर ऐसी पोज़ीशन ओवरऑल लाइफ़ लॉन्ग आपकी मदर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम कॉज़ कर सकती है।
वो डिपेंड करेगा कि उनका खुद का हॉरोस्कोप कैसा है, पर ये एक एडिंग फैक्टर हो जाता है जो हमें ये चीज़ इंडिकेट करता है। एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ऐसी पोजीशन जो है आपको लैंड दिलवा सकती है। यानी कि आपके घर की नहीं बात हो रही है, बैरन लैंड की, ज़मीन की बात हो रही है। अब इस बैरन लैंड पे आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम भी आ सकती है। हो सकता है वो बिल्कुल ही बंजर हो और आप उसके ऊपर खेती भी ना कर पाएँ। ये फिर से डिपेंड करेगा कि वो कौन-सा प्लैनेट है जो आपका 8th लॉर्ड है। मगर आपको किसी न किसी वे में लैंड दिलवाने की कैपेबिलिटी ये रखता है अगर आपका 8th लॉर्ड 4th हाउस में जा रहा है। मगर अगर हम बुरी सिग्निफिकेशन देखें, नेगेटिव सिग्निफिकेशन देखें, तो इस केस में आपके व्हीकल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम डाल सकता है। हो सकता है आपके व्हीकल्स का कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपका व्हीकल का कोई ब्रेकडाउन हो जाए, हो सकता है आपका व्हीकल जो है वो किसी वजह से खराब हो जाता हो बार-बार, उस पे आपको खर्चा करना पड़ रहा हो, मेंटेनेंस बार-बार करनी पड़ रही हो। ऐसी पोज़ीशन में आपको अपने दोस्तों से भी बिट्रेयल मिल सकता है और आपके पूरा एक लाइफ़ में हमेशा ही एक थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन रहेगी। आपको लग्ज़रीज़ में और अपने घर में सुख शांति में एक प्रभाव दिखेगा। आपको दिखेगा कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, आपके घर के अंदर लड़ाई रहती है या फिर एक अजीब-सा माहौल रहता है जिसमें लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं। आपकी वाइफ़ हो सकता है, आपकी मदर से ढंग से बात ना करे, आपके फ़ादर और मदर हो सकता है आपस में लड़ते रहे, कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगी। कहीं न कहीं लड़ाई, झगड़ा, एक प्रॉब्लम, एक टेंशन आपको ज़रूर रहेगी। तो ओवरऑल मैं इसको अच्छी पोज़ीशन नहीं कहूँगा, फिर से मैं इसको थोड़ा मेलेफिक साइड में ही लूँगा, अगर आपका 8th लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में जाके बैठा है तो। अगली पोज़ीशन है दोस्तों 8th लॉर्ड 5th हाउस में। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। यानी कि चांसेस बन सकते हैं कि आप या तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे या फिर हो सकता है कि आप थोड़े से स्लो हों या फिर हर्डल्स आएँ आपकी एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि जिस इंसान का 8th लॉर्ड 5th में है वो डम्ब होंगे या दूसरे लोगों जितने स्मार्ट नहीं होंगे, मगर उनका इंक्लिनेशन इसके टुवर्ड्स नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई करते भी हैं तो हो सकता है आप डेड थिंग्स की पढ़ाई करें, यानी कि आप फॉसिल्स की स्टडी कर सकते हैं, आप आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, हो सकता है आप डेड लैंग्वेजेस को स्टडी करें, जैसे कि आप लैटिन को पढ़ना पसंद करें। ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपके चिल्ड्रन में भी इफ़ेक्ट डाल सकती है और हो सकता है कि आपको फिर से मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े। यानी कि अगर आपका 8th लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठा है, तो आपके चिल्ड्रन कम भी होंगे और हो सकता है कि आपको चिल्ड्रन होने में दिक्कत आए या फिर आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आईवीएफ की सहारा लें। ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपकी वेल्थ के लिए बहुत बुरी नहीं है। आपको यहाँ पे सडन गेन हो सकता है किसी भी टाइप का, वो आपकी एजुकेशन से भी हो सकता है और आपके 8th हाउस की किसी सिग्निफिकेशन से भी हो सकता है। ये गेन और ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आपका 8th हाउस जो है और 8th लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग होने के साथ-साथ आपके लिए बेनिफिट भी है। मगर ओवरऑल बहुत अच्छी पोज़ीशन नहीं है। मैं इसको थोड़ा एवरेज पोज़ीशन में लूँगा, ख़ास करके इसलिए क्योंकि चिल्ड्रन होने में काफ़ी डिफ़िकल्टी कॉज़ कर सकता है। तो इसको मैं थोड़ा एवरेज कहूँगा अगर आपका 8th लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में आके बैठा है तो। अगली पोज़ीशन है दोस्तों 8th लॉर्ड 6th हाउस में। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जो एक इंसान की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। इस केस में जो आपकी डिज़ीज़ेज़ हैं वो हो सकता है एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाए या हो सकता है आपको शुरू से ही क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ रहे। ये कंजेनिटल डिज़ीज़ेज़ भी आपको दे सकता है, तो आपको बर्थ से ही थोड़ा-सा कॉशियस होना पड़ता है कि आपको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है और अगर है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट करवाया जाए। ये पोज़ीशन पे आपकी जो जॉब है वो 8th हाउस से 8th लॉर्ड से बहुत ज़्यादा लिंक हो जाती है। यानी कि आपकी जॉब हो सकता है कोई एलआईसी एजेंट की हो सकता है आपने कोई बुक्स लिखी हो और वो बुक से आपको रॉयल्टी आती हो सकता है आप एग्रीकल्चर करते हो पर यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है जितना आपका 8th और 4th का बन रहा था। मगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन दे सकता है 8th हाउस की। ये इस सेंस में नेगेटिव हो सकता है कि अगर आपका 8th लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा मेलेफिक है, तो इस केस में आपकी जॉब बार-बार जा सकती है। हो सकता है कि आपके बॉस आपसे खुश ना रहें, हो सकता है कि आपकी जॉब पे आप अच्छा परफ़ॉर्म ना करें, जिसकी वजह से आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाए। मगर अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे माइनिंग का काम कर रहे हैं, उस केस में आपको उतने हर्डल्स नहीं देगा, उतनी प्रॉब्लम नहीं देगा। उस केस में मैं कहूँगा ये डिसेंट पोज़ीशन है, मगर ओवरऑल ये वन ऑफ द मोस्ट मेलेफिक पोज़ीशन है अगर आपका 8th लॉर्ड
सिक्स्थ हाउस में जाके बैठा है। अगली पोजीशन है दोस्तों एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में। एक अच्छी पोजीशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो लॉन्जेटिविटी है वो आपके एक मारक स्थान पे आके बैठ गई है। आपकी लॉन्जेटिविटी को वो इफेक्ट कर रही है। अगर आपकी ओवरऑल लॉन्जेटिविटी हॉरोस्कोप में अच्छी नहीं है तो एट्थ लॉर्ड की दशा में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, और अगर ये दशा थोड़ी लेट आ रही है तो डेथ भी हो सकती है। ये आपके सेवेंथ हाउस में आके बैठ रहा है तो आपकी मैरिज में भी प्रॉब्लम डालेगा। ये माना जाता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन में 2 शादियां हो सकती है, यानी कि आपकी पहली शादी जो है उसमें प्रॉब्लम आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ सकती है? हो सकता है कि आपके पार्टनर की उतनी लाइफ ना हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को डाइवोर्स दे दें क्योंकि आपकी उनसे बनती ना हो। मगर यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रॉब्लम रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल आपकी मैरिज को काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम में डाल देगा, काफ़ी डाउन कर देगा। ये बिज़नेस के लिए भी अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि आपके बिज़नेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। अगर आप कोई फिर से एट्थ लॉर्ड या एट्थ हाउस से सिग्निफिकेशन वाला बिज़नेस कर रहे हैं, माइनिंग का, रॉयल्टीज़ का, एलआईसी का, अगर आप कोई इस टाइप का कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट दे सकता है। मगर अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो इतने हर्डल्स आएँगे, इतनी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आपका मेजर लॉस भी करवा दे। एक ऐसी पोजीशन है जिसमें जनरेशनल वेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है लोगों की, क्योंकि वो कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर देते हैं जो उनकी वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देता है। यानी कि कॉन्टिन्यूसली उनकी वेल्थ जो है वो कम होते जाती है उनके बिजनेस की वजह से। तो आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि आपका एट्थ लॉर्ड कैसा है। यहाँ पे अगर बेनिफिक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गेन भी दे सकता है, सडन राइज़ भी दे सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सडन राइज़, सडन गेन ये इसकी एक नॉर्मल सी क्वालिटी है। तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है। ओवरऑल ये भी एक बहुत नेगेटिव पोज़ीशन है अगर आपका एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आके बैठा है। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में, यानी कि यहाँ पे एट्थ लॉर्ड अपने ही हाउस में आ गया है। एट्थ हाउस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है, और अगर आपका एट्थ लॉर्ड अच्छा है तो यहाँ पे आपकी लॉन्जेटिविटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपका एट्थ लॉर्ड अच्छा नहीं है, आपके हॉरोस्कोप के लिए मेलेफिक है, तो यहाँ पे आपकी लॉन्जेटिविटी को भी इफेक्ट करेगा, और साथ ही साथ आपको थोड़ा-सा एक नेगेटिव नेचर दे देगा। यानी कि हो सकता है आप थोड़ा-सा चोरी-चकारी ऐसे कामों में पड़े। अब ये चोरी ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के घर में जाके चोरी कर रहे हैं, या आपको एक ऐसी नेचर भी दे सकता है, जहाँ पे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और आप लोगों को ओवरचार्ज कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये है कि मुझे दूसरों को लूटना है, मुझे दूसरों से ज़्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट करना है। तो मॉडर्न ज़माने में हमें समझने की ज़रूरत है देश काल पात्र लगा के कि यहाँ पे चोरी का मतलब डायरेक्टली ये नहीं कि आप दूसरों के घर में घुस के चोरी कर रहे हैं। ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपके एट्थ हाउस को, अगर आप रिसर्च वर्क में है, तो इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे वे में चले जाता है और आप रिसर्च वर्क में काफ़ी आगे जा सकते हैं। काफ़ी सारे हॉरोस्कोप्स में जो हमने भी देखे हैं, उसमें एट्थ लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होने पे जो आगे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फील्ड में रिसर्च में जाते हैं। हमें इसको इमीडिएटली नेगेटिव करके इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि एट्थ लॉर्ड कैसा है, क्या उसका फिफ्थ के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसे केस में वो रिसर्च वर्क में डाल सकता है, और अगर आपका फिफ्थ का लॉर्ड भी एट्थ में बैठा है तो ये और भी अच्छा हो जाता है। एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ के आपके सडन गेन और सडन लॉस को भी और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। यानी कि अगर आपके एट्थ लॉर्ड की दशा आ रही है और वो ऐसी पोजीशन में है, तो हो सकता है कि ये दशा पीरियड में आप काफ़ी अप्स एंड डाउन देखें। ये अप्स एंड डाउन ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ वेल्थ के हों, या आपकी हेल्थ के भी, आपकी मेंटल पीस के भी हर वे में हो सकते हैं। एक डिसेंट पोजीशन है, मैं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा, इसको एक डिसेंट पोजीशन कहूँगा अगर आपका एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में आके बैठा है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हो सकता है आप अपने रिलीजन को लेके पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट ना हो सकता है आप अपने रिलीजन को चेंज करें, या फिर आप अपने रिलीजन में बिलीव ना करते हो, आप एक एथीस्ट बन जाए। ऐसी पोजीशन में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि सपोज करिए कि आप क्रिश्चियन पैदा हुए हैं, आप हिंदुइज्म को या किसी और रिलीजन को अडॉप्ट कर ले, आप हिंदू पैदा हुए हैं तो आप अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लें। ये आपके लॉन्ग ट्रैवल्स में, डिस्टेंट जर्नीज में भी प्रॉब्लम डाल सकता है। ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपके फादर को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। यानी कि हो सकता है कि आपके फादर यंग एज पे आपसे अलग हो जाएं अगर इसकी दशा थोड़ी अर्ली आ रही है तो।
अगर इसकी दशा लेट भी आती है उस टाइम पे भी आपके फादर की डेथ हो सकती है या हो सकता है कि आपके फादर आपसे दूर चले जाएँ। हो सकता है ये किसी जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है किसी और वजह से उनको जाना पड़े, मगर इस दशा में आपके फादर पे काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्ट डालेगा। ये एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि आपको गेन्स दे सकता है अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं तो। क्योंकि आपका 8th लॉर्ड अपने से सेकंड में जाके बैठा है और अगर ये बेनिफिक है, आपके सेकंड हाउस से किसी तरीके से लिंक बना लेता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी वेल्थ को ग्रो करवा सकता है, अगर आपके 11th से भी लिंक बना ले तो भी। ओवरऑल एक डिसेंट पोज़ीशन है, थोड़ा-सा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है अगर हमारे फादर पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, मगर ओवरऑल मैं इसको एक अच्छी पोज़ीशन मानूँगा अगर आपका 8th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है तो। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 8th लॉर्ड 10th हाउस में। ये आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है और आपके करियर को फिर से 8th लॉर्ड की सिग्निफिकेशन से जोड़ सकता है। यानी कि यहाँ पे हो सकता है आपका करियर जो है पूरा इसी के अराउंड रिवॉल्व करता हो, कोई रॉयल्टीज़ आपकी आती हों, आप कोई ऐसा एजेंट का काम करते हो या फिर आपने कोई बुक्स लिखी हो या फिर हो सकता है कि माइनिंग से, एग्रीकल्चर से आपके करियर को लिंक कर दें। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है एग्रीकल्चर का, जितना हमने 4th में देखा था, 6th में देखा था, उससे बेटर यहाँ पे बनता है अगर आपका 8th लॉर्ड जो है 10th हाउस में बैठा है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे आप वेल्थ भी कमा सकते हैं एग्रीकल्चर से। ये मुश्किल है पर इस केस में ये पॉसिबल हो जाता है। मगर अगर आपकी सिग्निफिकेशन ऐसी नहीं जुड़ रही है तो आपके करियर में हर्डल डाल सकता है। हो सकता है कि आप अपने करियर में कोई चेंज भी लाएँ। ये एक ऐसा हाउस है जो चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म करता है, तो ये काफ़ी पॉसिबिलिटी बना देता है कि आपने करियर कोई और चूज़ करा हो और आप परस्यू कुछ और करें। यानी कि आपने करी हो इंजीनियरिंग और बाद में आप मैनेजमेंट में चले जाएँ या किसी और फ़ील्ड में चले जाएँ। हो सकता है आपने मेडिकल की पढ़ाई करी हो और आप मेडिकल परस्यू ना करें, आप यूट्यूब में या किसी और चीज़ में अपना प्रोफ़ेशन बना रहे हो। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बेनिफिक रहती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। मगर हमें ये देखना है कि यहाँ पे भी हमारा प्लैनेट कौन-सा है। अगर हमारा प्लैनेट जुपिटर है, अगर हमारा प्लैनेट मरकुरी है, अगर हमारा प्लैनेट वीनस है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है। मगर अगर हमारा नेचुरली ही मेलेफिक है, तो काफ़ी नेगेटिव रिज़ल्ट देगा और ऊपर से अगर ये हॉरोस्कोप के लिए नेगेटिव हो जाए, तो और ज़्यादा दिक्कत कॉज़ कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि 10th हाउस जो है, वो डिससैटिस्फैक्शन भी कॉज़ कर सकता है। 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर करता है और 10th हाउस कहीं न कहीं उनको पीछे खींचता है। तो हो सकता है यहाँ पे आप थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी दे, आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल ना होने दे, इसलिए थोड़ा-सा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि आपका 8th लॉर्ड है कौन? मगर ओवरऑल मैं इसको बहुत ही न्यूट्रल सी पोज़ीशन कहूँगा अगर आपका 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 8th लॉर्ड 11th हाउस में। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है आपकी वेल्थ के ऊपर। ना सिर्फ वेल्थ के ऊपर मगर जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उनमें इतने हर्डल कॉज़ कर सकती है कि हो सकता है आप बहुत ही अनफुलफिल्ड फ़ील करें। डिपेंड ज़रूर करेगा कि ये आपका प्लैनेट अच्छा है या बुरा है मगर ओवरऑल ये एक अच्छी पोज़ीशन नहीं है। क्योंकि हमारे इतने हर्डल्स कॉज़ कर रही है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है एक अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ़ में। ऐसा काफ़ी देखा गया है हॉरोस्कोप्स में और ये होता भी है कि आपकी अर्ली जो लाइफ़ है, जो आपका बेसिकली 18-20 साल तक की उम्र है, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम देती है और उसके बाद जब आप अपनी जॉब करते हैं, काम करते हैं, तब इसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जो आपके सिब्लिंग्स को भी प्रॉब्लम कॉज़ कर सकती है, ख़ास करके जो आपके एल्डर सिब्लिंग्स हैं उनको। यानी कि एल्डर सिब्लिंग्स हो सकता है आपसे दूर रहें या फिर आपके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकते हैं। इसमें 2 भाइयों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं और अगर कोई इंसान कॉशियस ना रहे तो ये चीज़ें लीगल बैटल में भी जा सकती हैं। थोड़ा हमें इस पोज़ीशन में कॉशियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज़ करती है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और इंसान अपने हर एस्पेक्ट में आपके आके 11th हाउस में बैठा है पर आपके रिलेशनशिप को, आपके मदर को, फादर को, आपको हर चीज़ को ये पोज़ीशन इफ़ेक्ट करती है। इस केस में हमें थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है क्या कोई उपाय हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो करा जाए, अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को एटलीस्ट समझें, एटलीस्ट उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें कि ये प्रॉब्लम्स हमारी आ सकती हैं।
तो ओवरऑल इसको मैं काफ़ी नेगेटिव पोजीशन मानूँगा अगर आपका 8th लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठा है तो। लास्ट पोजीशन है दोस्तों 8th लॉर्ड 12th हाउस में। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपकी जो वेल्थ है हो सकता है वो नेगेटिव चीज़ों पे लगे। यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती है? हो सकता है आप एमलेसली ट्रैवल कर रहे हो सकता है आप अल्कोहल पे या फिर किसी गलत चीज़ पे पैसा खर्च रहे हो और ये पैसा खर्चना थोड़ा बहुत नहीं होगा। यहाँ पे आप मेजर वेल्थ अपनी गँवा सकते हैं, हो सकता है ये वेल्थ आप अपनी स्पेकुलेशन में, स्टॉक मार्केट में या किसी बुरी इन्वेस्टमेंट में गँवा दें। हो सकता है कि आपको कोई चीट भी कर दे हो, आप कहीं ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी ले ले या कुछ ऐसा कर ले जो आपको रेट से डबल ट्रिपल रेट पे मिली। तो यहाँ पे लॉस ऑफ वेल्थ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ये हेल्थ के लिए भी अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि आपकी हेल्थ में भी काफ़ी प्रॉब्लम कॉज़ कर सकती है। यहाँ पे आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से हॉस्पिटलाइज़ हो सकते हैं और आपका मेजर खर्चा भी हो सकता है। जो हम लॉस ऑफ वेल्थ देख रहे हैं, हो सकता है वो लॉस ऑफ वेल्थ आपके हॉस्पिटल जाने की वजह से। ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपको फॉरेन लैंड जाने से भी रोक सकती है। यानी कि आप या तो फॉरेन लैंड जाएँगे ही नहीं और अगर आप फॉरेन लैंड जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे काफ़ी मेजर लॉस हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। आपको ट्रैवलिंग करते हुए इसमें कॉशियस रहना चाहिए अपने सामान को लेकर भी। हो सकता है आप वेकेशन के लिए ही गए हो मगर आप अपना फ़ोन या कोई चीज़ वहाँ पे घुमा के आ जाएँ। या फिर अगर आप नहीं भी घुमाते हैं तो आप जो पैसा खर्च के आएँगे हो सकता है ज़्यादा खर्च के आएँ या फिर आपको एक डिससैटिस्फैक्शन सी रहेगी कि मेरा पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। काफ़ी एक बुरी पोजीशन है क्योंकि लोग अगर ऐसे केस में हॉस्पिटल भी जाते हैं, किसी छोटी बीमारी के लिए वो धीरे-धीरे वर्स होते जाती है और कई बारी डेथ भी कॉज़ कर देती है। हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ये मेरे ओपिनियन में ये वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन आ जाती है, इफ नॉट द वर्स्ट मैं आपको कहूँगा वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन है अगर आपका 8th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में जाके बैठा है। तो दोस्तों हमने पोजीशंस देखी कि हमारा 8th लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में क्या रिज़ल्ट देता है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूआंसेस हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा 8th लॉर्ड क्या है, वो बेनिफिक है, मेलेफिक है, क्या सिचुएशन है। इसके अलावा हमारा राशि टू राशि भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि आपका जो 8th लॉर्ड है वो आपका हम देख रहे हैं कि मार्स बैठ रहा है या वीनस बैठ रहा है एरीज़ में या लिब्रा में। तो यहाँ पे आपका लगन लॉर्ड और 8th लॉर्ड सेम हो जाते हैं। इस केस में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, इनफैक्ट ये पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। सपोज़ करिए आपका असेंडेंट पाइसेस है। इस केस में वीनस आपका 8th लॉर्ड बन के एग्जॉल्ट हो जाता है लगन में। तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हमें नक्षत्र देखने की भी ज़रूरत है कि 8th लॉर्ड का नक्षत्र क्या है, उसके बिना हम प्रॉपर एक प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही हमें 8th लॉर्ड को 8th हाउस को समझना चाहिए। 8th लॉर्ड की वीडियो मैंने स्पेसिफिकली थोड़ी ज़्यादा इन डिटेल रखी है, थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को समझाया है ताकि आप इसको समझ पाएँ कि ये एंटायरली नेगेटिव नहीं है और अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर डरा भी रहे हैं कि आपका 8th लॉर्ड यहाँ पे बैठा है, ये हो जाएगा, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो सारे पॉइंट हमें समझने की ज़रूरत है, तभी हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि ये अच्छा रिज़ल्ट देगा या बुरा रिज़ल्ट देगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप नीचे अपना मेंशन कर सकते हैं हॉरोस्कोप, उसमें आपका 8th लॉर्ड कौन है, कहाँ जाके बैठा है, आपका लगन कौन है, 8th लॉर्ड का नक्षत्र क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन कर देंगे तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस दे पाऊँगा आपकी कुंडली के हिसाब से। आपको और ज़्यादा बेटर एनालिसिस चाहिए तो आप रेडिट पे जाके अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। हमारे जो पेज है, हमारा जो नाम है आशा एस्ट्रो, उसको टैग कर सकते हैं। उससे मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में दे पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे आपकी पूरी बर्थ डिटेल मौजूद होगी। अगर आपको उससे भी ज़्यादा डिटेल में अपना एनालिसिस चाहिए है तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं या फिर जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्री होंगे वो आपका हॉरोस्कोप देख के आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएँगे और आप चाहें तो उसमें आगे पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप कुछ समझना चाहते हैं, आपको कोई भी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में रिप्लाई ज़रूर दूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिले। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।